BGDG 172, ठीक है, जेंडर संवेदीकरण समाज और संस्कृति, ये जो आपका चैप्टर है BGDG 172, ये जितनी भी ऑनर्स डिग्रियां हैं, आप कोई भी इग्नू में ऑनर्स कर रहे हैं, ऑनर्स प्रोग्राम है, उसमें आपको मिलेगा। और जो BAG थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये सब्जेक्ट हो सकता है, खासतौर से ऑनर्स में भी चलता है और नॉर्मल BA में भी चलता है, BAG कोर्स में चलेगा। तो BGDG 172 इसका आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? आज का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है और जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसका पहला हमारा चैप्टर क्या है? जेंडर संबंधी संकल्पनाओं को समझना, यानी इस चैप्टर में खास तौर से हम जेंडर को समझेंगे और उन इन चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं 1.3, लिंग और जेंडर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, बहुत पूछा जाता है कि लिंग और जेंडर में अंतर बताइए। दूसरा जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है पुरुषत्व। पुरुषत्व को लेकर के खूब सारे कई बार पूछा गया, इसको लेकर के 10 नंबर में, 15 नंबर में, 20 नंबर में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगला इसमें अगर आप देखोगे स्त्रीत्व, ठीक है, स्त्रीत्व भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी कई बार पूछा गया अगर हम बात करें, ठीक है। पुरुषत्व हो गया, स्त्रीत्व हो गया, लिंग और जेंडर क्या होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पितृसत्ता को भी लेकर के कई बार पूछा गया, पितृसत्ता क्या होती है, ठीक है। 1.9 की अगर बात करें, स्टीरियोटाइपिंग यानी प्रारूपों को बढ़ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में, 20 मार्क्स में, 15 मार्क्स में कई बार आता रहता। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारा जेंडर आधारित हिंसा क्या होती है। जेंडर यानी लिंग, जेंडर को आधार बना करके जब हम किसी के साथ भेद हिंसा करते हैं उसको बोलते हैं जेंडर आधारित हिंसा। उसके बाद हमारा यौन उत्पीड़न, क्या है यौन। ये सारे अगर मैं बात करूं तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले जितनी बार एग्जाम हो चुका है इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और इन्हीं को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वो आपका है लिंग और जेंडर में अंतर बताइए, यानी डिफरेंस पूछता है, लिंग क्या होता है और जेंडर क्या होता है, इन दो चीजों को पूछेगा। सबसे पहले हम लोग लिंग की बात करते हैं, आखिर लिंग होता क्या है, देखिएगा। लिंग यानी सेक्स, बुनियादी स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के बीच बीच का जीव विज्ञान का अंतर है। कह रहे हैं कि जो लिंग होता है वो महिला और पुरुष के बीच में एक अंतर करता है, किस आधार पे करता है, जीव विज्ञान के आधार पे, यानी साइंस के आधार पे हम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंस करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिंग जो होता है, ठीक है, वो महिलाओं और पुरुषों के बीच में डिफरेंस को बताता है, यानी लिंग के आधार पर ही तो पता चलता भाई कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन महिला, कौन पुरुष है, किसके आधार पे, लिंग के आधार पे पता चलता है। और जो अंतर बताता है ये जीव विज्ञान यानी फिजिकल के आधार पे बताता है, ठीक है, उसके आधार पे पता चलता है। मनुष्य या तो एक पुरुष के रूप में जन्म लेता है या पैदा होता है, या अगर अब स्त्री की बात करें तो हालांकि बच्चे एक बहुत छोटी सी संख्या में जिनमें पुरुष और स्त्रीत्व का मिश्रण। देखो अगर हम बात करें लिंग के आधार पर, या तो किसी का जन्म एक लड़के के रूप में होगा या एक लड़की के रूप में होगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी छोटी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें जो संतान पैदा होती है वो तो ना पुरुष होता ना स्त्री होती है, यानी मिक्सअप नहीं हो जाता है, ठीक है। खास तौर से जिसको हम अगर आप देखोगे वो सारे रहते रहे होते रहते ना, जिनको खास तौर से बात करेंगे। देखो कहा जा रहा कि लिंग के आधार पर या तो लड़का होता है या तो लड़की होती है, सिंपल सी बात है अगर हम लिंग के आधार पर बात करें। और लिंग का जो अंतर है, डिफरेंस करता है, वैज्ञानिक अंतर है। किसका डिफरेंस है भाई, वैज्ञानिक अंतर है, ठीक है, फिजिकली डिफरेंस बता रहा है, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग ये अंतर है। मनुष्य या तो पुरुष के रूप में जन्म लेगा या लड़की या स्त्री के रूप में जन्म लेगा, यानी जो मनुष्य है या तो स्त्री है या तो पुरुष है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या देखिएगा, इसमें क्या है, स्त्री और पुरुष के जीव विज्ञान का अंतर, यानी स्त्री और पुरुष में जो जीव विज्ञान का अंतर होता है। अगर हम बात करें स्त्री और पुरुष में जीव विज्ञान का अंतर क्या होता है, अगर हम बात करें पुरुष जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक्स वाई। देखो जो लड़का होता है लड़के के लिए कौन सा होता है, एक्स वाई होता है। देखो अगर मैं बात करूं तो जो लड़का हो तो उसमें एक्स वाई दोनों होते हैं और लड़की में एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। ये साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, लड़के में क्या होता है भैया, एक्स वाई दोनों होता है और लड़की में एक्स एक्स होता है। सिंपल सी बात है, अगर लड़के का एक्स लड़की में दोनों एक्स रहता है, अगर लड़के का एक्स लड़की के एक्स से मिल गया तो क्या होगा, लड़की जन्म लेती है
और लड़के का वाई और लड़की के एक्स से मिलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। सिंपल सी बात यही होती है। ये जो डिफरेंस है क्या है, विज्ञान के आधार पे, यानी लिंग का जो अंतर होता है वो विज्ञान के आधार पर ही होता है। अगर लड़का जन्म लेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसका जो बनेगा क्रोमोसोम बनेगा वो बनेगा एक्स वाई होता है, ठीक है। और लड़की जो होती है यानी स्त्री जो होती है उसका एक्स एक्स होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। यानी जननांग जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो ठीक है, हार्मोन अन्य शारीरिक लक्षणों पर प्रतिबंधित होते हैं। कहने का मतलब जो स्त्री है, जो लड़का या लड़की है, उसके जो जननांग हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट जो उसके हैं, ठीक है, या हार्मोन है, इसके आधार पे क्या होता है, डिफरेंस होता है। अरे भाई, लड़का और लड़की में जो अंतर होता है किसके आधार पर होता है, हार्मोन्स के आधार पे होता है, या तो जननांग के आधार पर हम जो क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, ठीक है। लिंग परिवर्तन कराने के लिए चिकित्सीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आज के समय आप सबने खूब सारा सुना होगा ना, बहुत सारे लोग लिंग परिवर्तन करवा रहे हैं। जैसे मान लो कोई भाई लड़का पैदा हुआ है तो लड़की बनना चाह रहा है, क्या कर रहे हैं कि आज के समय क्या हो रही, चिकित्सा यानी साइंस इतना ज्यादा तरक्की कर गया है कि लोग लड़का जन्म लिया तो लड़का तो अपना क्या करवाता है, सेक्स ही चेंज करवा ले रहा है। किसके बनने के लिए, लड़की बनने के लिए। लड़कियां भी कह सकते हो अभी करवा रही हैं। तो कहने का मतलब यही है कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि आज चिकित्सीय जो विधि है, ठीक है, जो साइंस उसमें इतना हो गया है कि आप लिंग चेंज करवा सकते हैं। जब हम जीव विज्ञान और ठीक है, जब हम जीव विज्ञान या जीव वैज्ञानिक अंतरों की बात करते हैं तो हमारे अंदर यह बात रखना जरूरी है कि ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में ही तरह ही जीव विज्ञान परम सत्य स्थिर है। देखो हमने बोला कि जो विज्ञान है ना वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है, अरे भाई विज्ञान इतना तरक्की कर गया, विज्ञान यही कहता ना जन्म जो होगा या तो लड़की के आधार पे होगा या तो लड़के के आधार पे होगा। लेकिन क्या हो रहा, जो लड़का जन्म ले रहा है वो लड़की बनने की कोशिश कर रहा ना, वो तो साइंस में जाकर के अपना लिंग परिवर्तन करवा ले रहा है, ठीक है। क्या हो गया, उसने लिंग परिवर्तन, प्लास्टिक सर्जरी होता है, जो कुछ होता है, मान लीजिए जो कुछ हो रहा है, लड़का जो है वो लड़की बन जा रहा है, लड़की लड़का बनने का प्रयास करी, किसके जरिए, वैज्ञानिक यानी साइंस इतनी तरक्की कर गई है किसके, देखो सिंपल सी हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो लिंग होता है वह भाई जन्मजात है, जन्मजात है, भगवान बना के भेजते हैं, भाई लड़का होगा लड़की होगा, ये इंसान के हाथ में है नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें, कहने का वैज्ञानिक है, ठीक है, जो लिंग होता है, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, यानी जो लिंग की बात करें, ठीक है, और लिंग परिवर्तन करके परिवर्तन भी हो रहा, जिससे परिवर्तन भी होता, चेंज होता, लड़का लड़की बन रहा, लड़की लड़का बन रहे, ठीक है। देखो लिंग परिवर्तन की घटनाएं हमें प्रकृति के जीव वैज्ञानिक व्यवस्था के संतुलन को खतरा बताती। कह रहे हैं कि ये जो लिंग परिवर्तन हो रहा ना, लड़का लड़की बन रहे, लड़की लड़का बनने का प्रयास कर रही है लिंग परिवर्तन करवा कर, ये हमारे प्रकृति के लिए यानी हमारे नेचर के लिए, हमारे ठीक है, अगर हम बात करें तो नेचर के लिए अच्छी बात नहीं भाई, खतरे वाली बात है। अब एक बात बताओ, लड़का लड़की बन जाएंगे, लड़का लड़की बन जाएगा। एक चीज होती है कि अगर कोई लड़का लड़की बन जाता है, लिंग परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन वह कई बार मां नहीं बन सकता है, ठीक है। ये इस चीज का बड़ा फर्क रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसी जो घटना है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि लिंग परिवर्तन हो रहा है, इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रकृति का संतुलन है वो डगमगा गया है। क्या डगमगा गया है कि अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो भाई नेचर कैसे आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कैसे आगे बढ़ा, तो क्या है, प्रकृति का जो संतुलन गड़बड़ा गया है। तो कहने का मतलब लिंग क्या होता है, अगर हम बात करें तो लिंग जो होता है, अगर बात करेंगे तो फिजिकल के आधार पर यह अंतर करता है, वैज्ञानिक अंतर होता है जो महिला और पुरुषों में अंतर करता है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जेंडर क्या होता है। जेंडर जो होता है एक सामाजिक निर्मिति होती है, यानी सोशल यानी सामाजिक आधार, यानी समाज बना दिया। यानी देखो लिंग तो जो है वो तो साइंस के आधार पे है, कह सकते हो जन्मजात होती है, लेकिन हम जो जेंडर बना देते हैं वो सामाजिक निर्मिति है, यानी हमारा सोसाइटी में एक जेंडर का रूप आ जाता है। देखो कैसे आता है, देखो जब एक बार शिशु जन्म लेता है, जिसे मान लीजिए भाई किसी लड़का का जन्म हुआ, तो किस प्रकार से यह सामाजिक घटना निर्मित होती है। जैसे समाज में ना अगर कोई लड़के का जन्म हो, लड़की का जन्म हो, तो समाज में एक बड़ी घटना है। परिवार हो, समाज हो, उसके सामाजिक आर्थिक प्रथाएं, सामाजिक संरचनाएं शिशु के सेक्स के आधार पर अंतर करती है। देखो किसी लड़के का जब जन्म होता है, तो कोई लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी जो समाज है, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, समाज है, पूरी तरीके से उसके सेक्स के आधार पर डिफरेंस कर देती हैं। ये लड़के के साथ समाज अलग व्यवहार करता है, लड़की के साथ अलग व्यवहार करता है। लड़के से आर्थिक जो अपेक्षाएं होती अलग होती हैं। लड़का है तो भाई परिवार वाले अपेक्षा करते हैं बाहर जाकर के कमाएगा धमाएगा, नौकरी चाकरी करेगा, घर परिवार को चलाएगा। लड़की से अपेक्षा की जाती है कि वो क्या करेगी, लोगों की सेवा करेगी,
ठीक है, घर के लिए खाना बनाएगी, पालन पोषण करेगी। लड़कियों का सबसे मुख्य क्या है? पोषण, पोषण है और प्रजनन है। महिलाओं के लिए हम क्या सोचते हैं कि वो प्रजनन करेंगी। प्रजनन का मतलब बच्चे बच्चे पैदा करना, सिंपल से अगर हम बात करें। महिलाओं के लिए समाज जो मूलतः मानता, क्या मानता है भाई? वो बच्चे पैदा करेंगी, इस प्रकार से उसको बताता है। तो ये क्या है, हम जो डिफरेंस कर रहे हैं कि लड़के लड़की में जो भेद कर रहे हैं, किस आधार पर करें? सेक्स के आधार पर। और जो लड़के लड़की में समाज भेद करता है वही होता है जेंडर। ठीक है, इन भेदों में कपड़े पहनना, भाई सिंपल सी बात है, जैसे समाज बताता है ना लड़की कौन सा कपड़ा पहनेगी, लड़का कौन सा कपड़ा पहनेगा, समाज होता ना। भाई लड़कियां जो है साड़ी पहन रही है, सूट पहन रही है, जो भी पहन रही है, क्या समाज में लड़का अलग प्रकार के कपड़े पहन रहा है। तो इस प्रकार के जो अंतर हो जेंडर को बताते हैं। व्यवहार, हर का व्यवहार अलग अलग है ना। जैसे लड़के का व्यवहार अलग है, लड़की का व्यवहार अलग है, लड़की की स्थिति, पहचान, जिम्मेदारियां सबकी अलग होती ना। यही जेंडर को बताता है। इस प्रकार जेंडर की निर्मिति की जाती है, उसका व्यवहार किया जाता है। यानी जो जेंडर होता है वो हमारा समाज बनाता है। यानी जब एक लड़का लड़की समाज में आते हैं तो उनमें जो भेदभाव होता है वह जेंडर को दिखाता है। और लिंग जो होता है वो वैज्ञानिक होता है, या कह सकते हो कि एक वैज्ञानिक पद्धति है, साइंस है, कह सकते हो वो होता है, भगवान बना करके ऊपर से भेजते हैं भाई। लेकिन ये जो हम जेंडर में भेदभाव करते हैं, लड़के लड़कियों में जो भेदभाव है वो हमारे जेंडर को बताता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल कैसे। जब एक बच्चे शिशु का जन्म होता है तो पूरा परिवार उत्साह जश्न मनाता है। ठीक है, नवजात शिशु के लिंग के आधार पर जश्न में अंतर हो सकता है। कह रहे भैया कि मान लो अगर किसी परिवार में लड़के का जन्म हुआ, नवजात शिशु मतलब छोटे बच्चा, जब एक परिवार में नवजात शिशु यानी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो परिवार में जो जश्न होता है, जो खुशी होती है, ये लिंग के आधार पर अंतर करती है। भाई कह रहे हैं कि अगर लड़का पैदा हुआ है तो परिवार में मिठाई बट जाएगी या कुछ और फंक्शन वंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर लड़की का जन्म हुआ तो इसमें क्या हो जाता है कि समाज में अंतर हो जाता है। यही जेंडर को बता रहा है। क्या बता रहा है? जेंडर को बता रहा है। किस क्या बता रहा है? कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो जाता है। भाई हर जगह तो अब तो बड़ा समाज बदल चुका है, वैसा तो नहीं है, लेकिन बहुत जगह जो पुरानी सोच का व्यक्ति या आदमी लोग हैं वो क्या है, भाई लड़की अगर जन्म लेगी तो क्या, लड़की है तो सोचते हैं कि एक दूसरे के घर चली जाएगी, इसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, दुनिया भर का दहेज देना पड़ेगा। तो परिवार के ऊपर, जैसे माँ बाप के ऊपर लगता है बोझ है। इसलिए जब लड़की का जन्म होता तो माँ बाप एक प्रकार से अगर देखोगे ना, उनको लगता बड़ा बोझ आ गया है। लड़के का जन्म जब होता है तो परिवार में अलग प्रकार से है कि भाई हमारे घर को चलाने वाला वारिस मिल गया है, या हमारे कुल को चलाने वाला एक वंश मिल गया। तो इस आधार पर डिफरेंस होता ना, तो यही जेंडर को बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले परिवार और समाज में रंग के कोड के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। शिशु के को पहनाने के लिए कपड़ों का देखो एक बात हो, जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है, किसी परिवार में देखोगे लड़की अलग प्रकार के कपड़े पहनती है, लड़का अलग प्रकार के कपड़े पहनता है। क्या बोला हूं? लड़कियां अलग प्रकार के ड्रेसेस पहन रही, लड़का अलग प्रकार का। क्या बता रहा है भैया? जो हमने ड्रेसेस अलग अलग बना रखी, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये हम भेदभाव कर रहे हैं ना। ये जो देखो लड़की अलग कपड़े पहनती है, लड़का अलग कपड़े पहनता है, यही तो जेंडर को बता रहा है। यानी हम दोनों में क्या कर रहे हैं? अंतर कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, भेदभाव। क्या है ये? क्या है हमारा ये जो भेदभाव लड़की और लड़कियों में जो अंतर कर रहे हैं, यही इसी चीज को तो बताया जा रहा है। यही सारा क्या है? भेदभाव बता रहा है। यही जेंडर होता है। ठीक है, अक्सर नवजात शिशु एक बालिका है तो लोग उसके लिए गुलाबी कपड़े लाते हैं। भाई लड़कियों के लिए क्या लाते हैं? गुलाबी कपड़ा लाते हैं। ठीक है, गुलाबी कपड़े का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे लड़की होगी तो उसके लिए जैसे गुड़िया लेकर के आएंगे, खाना पकाने के बर्तन लेकर के आएंगे, खिलौना लेकर के आते। अगर एक बात बताऊं, लड़के और लड़कियों का खिलौने में देख करके आप डिफरेंस लगा सकते हैं। लड़का होगा ना तो जैसे कार से खेलेगा, एरोप्लेन से खेलेगा, फुटबॉल से खेलेगा। लड़कियां जो होती गुड़िया से खेलती हैं। तो ये क्या बताता है? वैसे भी परिवार में देखोगे तो लड़कियों के लिए गुलाबी कपड़े या लड़कियों के जो कलर है उनको पहनाया जाता है, लड़के के लिए अलग चीज होती है। अगर नवजात शिशु एक बालक यानी लड़का है तो लोग उसके लिए नीले कपड़े लाएंगे, उसके लिए कार लाएंगे, मोटरसाइकिल लाएंगे, इस जैसे खिलौने लाते। यानी खिलौने में भी अंतर होता है। यानी लड़के और लड़कियों का जो खेलने का सामान होता है वह भी लड़का है या लड़की है, इस आधार पे भी हमारा समाज क्या करता है? अंतर करता है। और यही एक प्रकार की चीज बताता है कि यही जेंडर को बताता है कि ये जो भेदभाव करते हैं रंग के आधार पर, काम के आधार पर, ठीक है, खिलौनों के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, ठीक है, यही बताता ना। परिवार और समाज शिशु के प्रति
सीधे साधे व्यवहार की रचना भी करते हैं, जो बालक के प्रति अलग किस्म का एवं बालिका के प्रति बिल्कुल अलग किस्म। देखो हर परिवार में क्या होता है, लड़की के साथ अलग प्रकार का परिवार के लोग करते हैं और लड़के के साथ बिल्कुल अलग प्रकार का करते हैं ना। तो परिवार में लड़कियों के साथ जो व्यवहार है अलग होता है, लड़कों के साथ बिल्कुल अलग होता है। यही चीजें हम किसको बताती हैं, जेंडर को बताती हैं। ठीक है, लिंग तो सिंपल सा हो गया भाई, बाइसेक्सुअल हो गया है, कहने का मतलब अगर आप देखोगे तो साइंस के अकॉर्डिंग है। लेकिन जेंडर जो होता है, समाज जो भेदभाव कर रहा है, देखिएगा एक छोटी बालिका को खूबसूरत नन्ही परी कहा जाता है। देखो अगर लड़की है तो उसको क्या बोलेगा, खूबसूरत परी बोला जाता है या इस प्रकार से। जबकि एक छोटा लड़का बालक होता, लड़का होता ना, उसको बहादुर बोला जाएगा या मजबूत बोला जाएगा। उसे ना रोने की सलाह दी जाती है। अगर मान लो अगर कोई लड़का रोता है तो उसको बोला जाता है अरे लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। कहने का मतलब ये क्या बता रहा है कि समाज ये जो लड़के और लड़की में अलग अलग प्रकार से क्या शब्दों को लेकर के, उच्चारण को लेकर के भी भेदभाव है ना। तो ये क्या बता रहा है कि लड़की को खूबसूरत परी इस प्रकार से शब्द से हम बोलते हैं, बल्कि लड़की के लिए हम खूबसूरत शब्द नहीं लड़के के लिए नहीं करते, बल्कि लड़के के लिए बहादुर शब्द है या मजबूत शब्द है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी लड़के के लिए भी और लड़कियों के लिए जो शब्दों का प्रयोग है वह भी हमारा बिल्कुल अलग अलग प्रकार से होता है। यानी लड़की के लिए हम अलग प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं, लड़के के लिए हम अलग प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं। तो ये जो शब्दों का हमारा प्रयोग है, जो हमारा शब्दों का अलग अलग यूज करना है, यही हमारे जेंडर को बताता है। भाई जैसे अगर कोई लड़का रोता है तो लोग बोलते हैं अरे लड़की की तरह क्यों रो रहे हो। इसका मतलब समाज क्या बता रहा है कि रोना लड़कियों का गुण है। तो इसके आधार पर हमने क्या कर दिया, अंतर कर दिया। तो क्या है, हम यही बता रहे हैं कि लड़का और लड़की में जो अंतर बता रहे हैं यही क्या है, जेंडर है। ठीक है, आगे देखेगा। इसी तरह ठीक उस लक्षण में जेंडर की निर्मिति शुरू होती है जिस लक्षण में शिशु पैदा होता है। कह रहे कि जब बच्चे का जन्म होता है तभी से समाज जो भेदभाव करने लग जाता है वही जेंडर को बताता है। यानी एक बच्चे का जिस दिन फर्स्ट डे भैया जन्म होता है उसी दिन से समाज में जो जेंडर होता है वह यानी भेदभाव शुरू हो जाता है। लड़के का जन्म हुआ तो अलग कपड़ा आ रहा है, लड़की का जन्म हुआ तो अलग कपड़ा आ रहा है, लड़के के लिए खिलौना अलग आ रहा है, लड़की के लिए खिलौना अलग आ रहा है। लड़के के लिए जो कलर कपड़े पहनने वाले जो रंग है अलग प्रकार के होते हैं, लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। ये चीजें क्या बता रही, ये चीजें हमारी जेंडर को बता रही हैं। ये जो सारा भेदभाव ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। अगर मैं बात करूं लड़की का जिस दिन पहले दिन जन्म होता है लड़के का, वहां से दोनों चीजें स्टार्ट होती हैं और अंतिम तक जाती हैं। आप कहीं नौकरी चाकरी करने जाओगे, किसी कहीं पर भी चले जाओगे तो समाज में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, ये आपको हर जगह पर दिखाई पड़ता है। और पूरी बुक इसी बात पर बेस करती है और पूरी किताब में यही बातें चलेंगी, बस अलग अलग टॉपिक रहेंगे और मूलतः हम लोग इसी पर क्या करेंगे, बात करेंगे कि जेंडर को लेकर के बात करेंगे अलग अलग चीजों में। देखेगा यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं पर समाज कुछ भूमिकाएं थोपता है। देखो अगर हम जेंडर की बात करें तो महिलाओं की भूमिका अलग है, पुरुष की भूमिका बिल्कुल अलग है। मैंने शुरू में बताया ना, पुरुष क्या होगा भाई, कमाएगा धमाएगा, ठीक है, इस प्रकार की हम बात करते हैं। जबकि महिलाओं को हम क्या सोचते हैं कि महिलाएं घर पर होंगी, पालन पोषण करेंगी, प्रजनन करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, इस प्रकार की भूमिका समाज देखता है ना। तो देखो सामाजिक संरचनाएं महिलाओं को इस प्रकार सीमित करती है कि वह कुछ निश्चित तरीके ही कार्य करें। देखो समाज जेंडर के आधार पर बताता है कि महिला क्या करेगी और पुरुष क्या करेगा, और इस प्रकार से यानी कार्य को भी बताता है। उदाहरण के लिए समाज महिलाओं पर देखभाल और पालन पोषण जैसे प्रजनन मूलक भूमिकाएं थोपता है। क्या करें, समाज जो होता है महिलाओं को कहता है भैया ये देखभाल करेंगी, क्या करेंगी, केयर करेंगी। किसकी केयर करेंगी, घर के लोगों की केयर करेंगी, देखभाल करेंगी, पालन पोषण करेंगी। प्रजनन मूलक का मतलब होता है कि प्रजनन का मतलब प्रजनन यानी बच्चे पैदा करना। इस प्रकार की भूमिकाएं क्या करता है, समाज महिलाओं पर थोपता है। यानी इनका महिलाओं का काम क्या है, सिर्फ भैया पालन पोषण करना है, घर के लोगों की देखभाल करना, खाना वाना बनाना है और सिर्फ बच्चे पैदा करना है, ये समाज बताता है। और उसी तरफ दूसरी तरफ लड़कियों को बता रहा है उसको कमाना है, धमाना है, घर परिवार चलाना, इसको बता रहा है। तो यही चीजें जो दो चीजें बता रही हैं यही जेंडर को इंगित करती हैं। यही बता रही कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी किस आधार पर महिला पुरुष में क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, यही जेंडर को बताता है। यही किसको बताता है, यही चीजें जेंडर को बताती हैं। ठीक है, और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आप इसके अलग अलग एग्जाम्पल दे करके, अलग अलग चीजें बता करके, आप इसमें कई सारे डायग्राम बना करके भी इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप कुछ देखेगा कि हम महिला के लिए एक अलग शब्द यूज करते हैं, पुरुष के लिए अलग शब्द यूज करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, अगर महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए हम परतंत्र का यूज, परतंत्र का मतलब है
जो डिपेंडेंस है, डिपेंडेंसी है, परतंत्र का मतलब किसी पर निर्भरता है मेरी, ठीक है, डिपेंडेंट है। पुरुष के लिए हम स्वतंत्रता के शब्द का प्रयोग करते हैं। पुरुष क्या भाई खुला सांड की तरह घूम रहा है, कहने का मतलब है। महिलाएं क्या पुरुष के अंदर में वर्क काम करती हैं, कहने का मतलब यह है कि महिलाएं पुरुषों पर निर्भर है और पुरुष स्वतंत्र है। ये भी क्या एक प्रकार की किसको बता रहा है, इसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग, यानी महिलाओं के लिए अलग शब्दों का प्रयोग है, पुरुषों के लिए अलग शब्दों का प्रयोग होता है। महिलाओं के लिए हमेशा कमजोर शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, भैया कमजोर है, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों को। और पुरुष के लिए जैसे देखोगे तो शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग किया जाए। टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार की टेबल बनाना बहुत जरूरी है। देखो महिलाओं के लिए हम असक्षम, यानी वो सक्षम नहीं, यानी काम करने में स्किल नहीं है। पुरुषों के लिए हम सक्षम शब्द का प्रयोग करते हैं। महिलाओं के लिए हम कम महत्वपूर्ण, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पुरुष के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे महिलाओं की हम बात करें, महिलाएं बड़ी भावुक होती हैं, जल्दी रो देती हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। पुरुष के लिए बोलते हैं कि बड़ा भाई तार्किक होता है, बड़ा भावुक नहीं होता। जैसे पत्थर दिल इंसान अगर बात करें ना, महिला जो थी बड़ी जल्दी पिघल जाती, इस प्रकार के भी सब। महिला जो थी बड़ी भावुक होती हैं, बड़ी जल्दी रो देती हैं। पुरुष जो होता पत्थर दिल इंसान होता, उसका दिल पिघलता नहीं है, ठीक है, पत्थर की तरह बिल्कुल होता है। इस प्रकार की चीजों को समाज मानता है ना। जैसे महिलाओं की हम बात करते हैं, परिपालन करने वाली महिलाएं जो होती है, पालन पोषण करने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। जबकि पुरुष जो होता निर्णय ले। एक चीज बताऊं, आप सबने देखा होगा कि अगर 5 साल की 6 साल की अगर बच्ची गुड़िया है, तो अगर उसका 1 साल का 1.5 साल का अगर भाई है, तो उसको गोदी में लेकर के घूमती रहती है। ये सारी चीजें आप सबने खूब देखा होगा। तो महिलाओं को, लड़कियों को हम शुरू से ऐसी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो पालन पोषण करने में उनकी जो एक प्रकार की चीजें रहती है, वो पहले से ही विकसित समाज कर लेता है। आपने देखा होगा समाज में ना कि अगर मान लो अगर एक लड़की है, अगर वो 5-6 साल की है, कितने साल की, 5-6 साल, अरे इससे कम भी मान लो, अगर 2-4-5 साल की भी होती है, अगर उसका छोटा भाई अगर है तो 1 साल का या 1.5 साल का है, तो उसको गोदी में लेकर के वो घूमती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि वो अपने भाई को लेकर के। लेकिन अगर 5-6 साल का लड़का है और उसकी छोटी बहन है, उसको लेकर के घूमते हुए आपने बहुत कम देखोगा। तो ये क्या बता रहा है, ये चीजें यही बता रहे हैं कि हम लड़कियों में शुरू से डिफरेंस बताते हैं कि उसको शुरू से समाज सिखा रहा है, तुमको पालन पोषण करना है, तुमको चूल्हा चौका करना है, बर्तन करना है। ये चीजें हम पहले से उस चीज को कर रहे हैं ना। जैसे महिलाओं की हम बात करते हैं, महिलाएं क्या होती है भैया, घर की देखभाल करने वाली होती है। पुरुष क्या होता है, कमाने वाला माना जाता है कि वो जाकर के कमाएगा धमाएगा। महिलाएं क्या होंगी, घर की देखभाल करेंगी। लड़की की बात होगी तो क्या होगी, शहर के किसी कॉलेज में पढ़ लेगी, बाहर नहीं जाएगी। लड़का होगा तो दिल्ली कोटा बेंगलोर में जाकर के वो पढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं ना। महिलाओं को लेकर जैसे हम असमर्थ, महिलाओं को मानते बड़ी असमर्थ होती हैं। जैसे अगर देखोगे, लड़कों के लिए हम नेता जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, महिलाओं के लिए हम भयग्रस्त वर्ड का यूज करते हैं। भयग्रस्त का मतलब भय रहता है, यानी डर रहता हूं मैं। पुरुषों के लिए हम बहादुर शब्द का प्रयोग करते हैं, पुरुष होता बड़ा बहादुर होता है, ठीक है। महिलाओं के लिए हम शांति बनने की बात करते हैं, महिलाओं को हमेशा बोला जाता है शांत रहो, एडजस्ट करो। और पुरुष को हमेशा हम देखते हैं कि वह आक्रामक दिखाई देता है। महिलाओं के लिए हम सजग और पुरुष के लिए साहसी। महिलाओं की हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कोई मृदुभाषी रहो, भाई मीठा बोलो, लड़की हो, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। और जो पुरुष होता बिल्कुल मुखर होता। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो समाज है, पुरुष और महिलाओं में अगर आप देखोगे तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है। इसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिस। ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो हमारे लिए शब्दों का प्रयोग भी, यानी महिलाओं के लिए हमने कुछ अलग शब्द बना रखे हैं, पुरुष के लिए कुछ अलग शब्द बना रखे हैं। महिलाओं के लिए हमने अलग काम बता रखा है, तुमको ये करना, तुमको करना। अभी देखो सिलाई कढ़ाई वाला जो काम है, मेहंदी लगाने का काम है, ठीक है, बुटीक का काम है, इसमें ज्यादातर लोग कौन है, अगर सिलाई कढ़ाई की बात करें तो पहले ज्यादातर तो महिलाएं करती है। हाँ हो सकता है पुरुष भी कर रहे होंगे तो मान सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो कामों में अगर आप देखो काम बिल्कुल डिसाइड हो रखे हैं ना। तो वही मैं बता रहा हूं कि समाज ने महिलाओं का काम बिल्कुल अलग, पुरुषों का काम बिल्कुल क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। यही क्या बताता है, जेंडर को बताता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जो बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताइएगा, जरूर देखिएगा। अगला हमारा है पुरुषत्व। ये बहुत पूछा जाता है यार, पुरुषत्व क्या होता है। पुरुषत्व एक प्रकार से पुरुषों के जो गुणों को बताए भाई, वही पुरुषत्व है। देखिएगा, पुरुषत्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। पुरुषत्व जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द हुए, जिसमें पुरुष व्यक्ति या पुरुष होता। पुरुषत्व एक प्रकार से जब हम कहते हैं कि जैसे लिंग के आधार पर तो भाई एक लड़के का जन्म, लेकिन पुरुषत्व बताता है उसमें जो हम गुणों को बताते हैं कि लड़का बहुत बलशाली है, बहादुर है, चतुर है, ठीक है, ये पुरुषत्व को बताता है, ठीक है। यानी एक, जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ,
वो लड़के के रूप में आए, लेकिन उसमें हम जो पुरुष वाले गुण को डेवलप कर रहे हैं वही पुरुषत्व को बताता है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में पुरुष लिंग सेक्स के अर्थ में किया गया था। इस शब्द का प्रयोग पुरुषों के विशिष्ट, ये देखो क्या कर रहे हैं, जो पुरुषत्व होता है वह पुरुषों के विशिष्ट गुणों के रूप में करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, पुरुषों को हम क्या बोलते हैं, बहादुर होते हैं। ठीक है, कमाने वाला होगा, आक्रामक होगा, निडर होगा, ये सारे शब्द क्या है, पुरुषत्व को इशारा करते हैं। किसको इशारा करते हैं, जो हमने अभी टेबल आपको दिखाया था ना, वही पुरुषत्व को बता रहा। पुरुषत्व के लक्षण, जैसे पुरुषों में हम क्या बोलते हैं, भाई पुरुष बहुत मजबूत होता नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सारी जो कहावतें बन चुकी हैं, किस लिए कहावतें बन चुके हैं, ये पुरुषत्व की ही निशानी है। ठीक है, मर्दाना, इस प्रकार की जो शब्द, कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे मर्द को दर्द नहीं होता, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये किस चीज को बताती हैं, पुरुषत्व को बताती हैं। ठीक है, पुरुष, जैसे मर्दांगिनी, मर्दांगी, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, जैसे मजबूती है, बल है, या कह सकते हैं, ये सारी चीजें किसको बताती हैं, इसी चीज को बता रही पुरुषत्व को। देखो, पुरुषत्व पर सन 1960 से लेकर के 70 के दशक में विद्वतापूर्ण अध्ययनों ने यह साझा महसूस किया कि ग्रहण की गई विशेष पुरुषों की पहचान को निर्धारित करती है। देखो, कह रहे हैं कि हमारा समाज पुरुषों को जो एक प्रकार से अलग अलग शब्दों से बताता है, अलग, जैसे पुरुष है तो बलशाली है, बहादुर है, निडर है, साहसी है, कमाने धमाने वाला है, इस प्रकार की जो चीजें बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, भाई मेरे पुरुषत्व को बता रही। पुरुषों के जो गुण है उसी को पुरुषत्व बोलते हैं। पुरुषों में क्या गुण है, भाई बहादुर है, मर्द को दर्द नहीं। इस प्रकार के फिल्मों में तुम सबने खूब सुनोगा ना, पुरुषों के गुणों को, जो इस प्रकार के जो कहावतें बन चुकी हैं, लोकोक्तियां बन चुकी हैं, मुहावरे बन चुके हैं, किसको बताते हैं, पुरुषों के गुणों को ही बता रहा, वही तो पुरुषत्व है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत प्राप्त किए गए सांस्कृतिक मानक और मूल्य, आक्रामकता, जैसे पुरुषों के लिए हम क्या यूज करते हैं, आक्रामकता, यानी उनमें बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है। महत्वाकांक्षी, विश्लेषणात्मक योग्यता, मुखरता, मुखरता जैसे शब्द, यानी पुरुष होता, मुखरता मैंने मुंहफट जिसको बोलते हैं, तुरंत बोल देगा अगर कोई बात होगी। तो जैसे आक्रामकता है, महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षी है, मुखरता है, ये सारे हम पुरुषों के गुणों को बताते हैं। जैसे पुरुष अभिलक्षण को हासिल करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। सन 1979 में अगर बात करोगे, कि एक विद्वान ने कहा था कि बालकों में शरीर की सामाजिक निर्मिति के बारे में चर्चा की है। अपने स्कूली दिनों में बालक खेल कूद को अधिक महत्व देते हैं, वह शारीरिक गठन, ताकत और मजबूती के विकास पर अपना ध्यान देते हैं। तो पुरुषत्व किसको बताता है, पुरुषत्व यही बताता है कि पुरुषों में जो साहस है, जो मजबूती है, या जो हम उसको ताकतवर कहते हैं, यही पुरुषत्व को बताते हैं। पुरुषों के जो हम गुणों को, यानी महिला और पुरुषों में हम जो गुणों के आधार पर अंतर करते हैं, वही पर पुरुषत्व, यानी स्त्रियों के गुणों को जो बताते हैं, जैसे हम स्त्री की बात करते हैं कि वो खाना बनाएगी, पालन पोषण करेगी, ठीक है, या प्रजनन करेगी, क्या ये चीजें क्या बताती है, ये स्त्रीत्व को इशारा करते हैं। पालन पोषण करेगी, घर की देखभाल करेगी, ठीक है, खाना बनाएगी, क्या ये स्त्रीत्व को बताता है। और पुरुषत्व क्या बताता है, वही वो बताता कि मजबूती है, साहस है, बलशाली है, पराक्रमी है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या पुरुषत्व को बताती हैं। इस महिला विद्वान ने आगे चल करके यह समझाया कि बालकों और पुरुषों में पुरुषोचित विशेषताओं को विकसित करने का अभियान समाजीकरण की एक प्रक्रिया। ये जो पुरुषत्व है, स्त्रीत्व किसने बना है, ये समाज ने बना दिया है। कि जिस प्रकार से उसने महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शब्द यूज करना, अलग अलग कार्य बताना, अलग अलग वर्ड यूज करना है, क्या यही पुरुषत्व को बताता है। यानी पुरुषों के जो गुण होते हैं, जो गुणों की बात करते हैं कि लड़का ऐसा होगा, बहादुर होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए, भाई मर्द को दर्द नहीं था, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिखा ना, ये सारे क्या चीजें बता रही, ये पुरुषत्व को ही और इशारा करती हैं। कि वो बता रही हैं कि वो तो जैसे महिलाओं के लिए कमजोर है, जैसे मैंने बोला था ना, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसे लड़का अगर रो रहा तो बोलेंगे लड़कियों की तरह क्यों रो रहे, तो क्या बता रहा है, ये पुरुषत्व को बता रहा है कि लड़का जो था रोता नहीं है। ये हमने जब कह दिया कि लड़का रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं, तो इस प्रकार की चीजें क्या बता रहे हैं, ये पुरुषत्व को इशारा कर, पुरुष जो था बहुत बलशाली था, यही पुरुषत्व की निशानी है, यही पुरुषत्व को बता रही है कि वो रोएगा नहीं, कमाए धमाएगा, सहन करेगा, घर परिवार को चलाएगा, बहादुर होगा, पराक्रमी होगा, अंधेरे में डरेगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार की बातें, ठीक है, घर का पूरा बोझा उठाएगा, ये चीजें क्या बता रही हैं। और उसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल देखो, महिलाओं को भैया चूल्हा चौका करेगी, बर्तन करेगी, खाना बनाएगी, ठीक है, पालन पोषण करेगी, घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल करेगी, सेवा पानी करेगी, रोटी पानी बनाएगी, क्या है, या महिला होगी तो उसमें लाज होगी, शर्म होगी, हया होगी, ये क्या है, ये स्त्रीत्व की निशानी है। किसकी ममता होगी, ठीक है, जैसे
बच्चे का पालन पोषण करेगी, जैसे ममता है, ठीक है, या मान लीजिए कि बच्चे का पालन पोषण करेगी, ठीक है, लजाएगी, शर्माएगी, जैसे होता नहीं बहुत सारे लोग बोलते हैं लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो, इसका मतलब शर्माना क्या है, लड़कियों का गुण है। ये किस चीज को बता रहा है, ये स्त्रीत्व को बता रहा है। और पुरुषों को मैंने बताया कि वो डरेगा, निडर होगा, क्या ये स्त्रीत्व को बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये चीजें बता रही कि महिला स्त्रीत्व यानी पुरुषों के क्या गुण होते हैं, पुरुषत्व है, स्त्रीत्व का मतलब होता है स्त्रियों में क्या गुण होने चाहिए, स्त्रीत्व है। कहने का मतलब है पुरुषों में हम किन गुणों को देखते हैं और महिलाओं में हम किन गुणों को देखते हैं, यही पुरुषत्व और स्त्रीत्व को बताता है। ठीक है, अब हम बात रहे स्त्रीत्व, देखिएगा स्त्रीत्व क्या होता है, यानी महिलाओं की हम बात करें। देखो स्त्रीत्व महिलाओं के गुणों और व्यवहारों, वेशभूषा, विशेषताओं, शारीरिक बनावट, अभिलक्षणों, मुद्राओं के रूप में। देखो अगर हम स्त्रियों की बात करते हैं, महिलाओं में क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, या उनमें कैसा व्यवहार होना चाहिए, महिलाओं को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, वेशभूषा, महिलाओं की शारीरिक बनावट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, महिलाओं की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, या महिलाओं को कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातें स्त्रीत्व को बताती हैं। यह प्राकृतिक नहीं है बल्कि यह निर्मित है और इसका उत्पादन सामाजिक रूप से होता है, यानी समाज स्त्रीत्व और पुरुषत्व को जन्म देता है। हम महिलाओं को बताते हैं ना कि महिलाएं को ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए, ये कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। समाज में ये भी है कि महिलाओं की शारीरिक बनावट कैसे होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें क्या बता रहे हैं, ये चीजें स्त्रीत्व को बता रही हैं, यानी स्त्रियों के जो हम गुणों की बात करते हैं, स्त्री ऐसी होनी चाहिए भैया, लजाने वाली होनी चाहिए, शर्माने वाली चाहिए, पति की आज्ञा मानने वाली होनी चाहिए, सारी चीजें किसको बता रही हैं, ठीक है, क्या है, ये स्त्रीत्व को बता रहा है। प्रतिवर्ता नारी होनी चाहिए, होता ना पतिवर्ता नारी होनी चाहिए, किस चीज को बता रहा है, ये स्त्रीत्व को बता रहा है, ठीक है। लड़की होगी तो बड़े के घर का कहना मानेगी, बड़े बुजुर्गों का, अपने पापा का कहना मानेगी, चीजें क्या बता रहे हैं, ये स्त्रीत्व को इशारा कर रहे हैं। घर का खाना बनाएगी या पालन पोषण करेगी, घर के लोगों की देखभाल करेगी, चूल्हा चौका बर्तन करेगी, क्या है, ये स्त्रीत्व को बना रहा है, ये स्त्रीत्व को बता रहा है, ठीक है। देखो फ्रांसीसी दार्शनिक सेमोन दा ने लिखा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती, क्या करें, एक ये जो थिंकर था ये बताता था जो स्त्रियां होती पैदा नहीं होती बल्कि हम स्त्री को बनाते हैं। भाई एक लड़की का जन्म होता है तो उसको क्या करना क्या नहीं करना, पालन पोषण क्या करना, ये सारी कुछ नहीं पता, लेकिन समाज के लोग उसे एक स्त्री बना करके रख देते हैं, यानी उसमें स्त्री वाले गुणों को जो हम पैदा करने की बात करते हैं, पालन पोषण करेगी, बच्चे पैदा करेगी, लजाएगी, शर्माएगी, ये सारा क्या है, ये स्त्रीत्व को बताता है, ठीक है। देखो बटलर के मुताबिक अभियान यानी प्रदर्शन को बार बार किए जाने वाले कार्य स्त्रीत्व को भ्रम रचते हैं। देखो स्त्रीत्व पर अध्ययन नव उदारवाद, संस्कृति, जाति और अन्य सामाजिक संरचनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यह अध्ययन इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि ये संरचना किस प्रकार महिलाओं को स्वतंत्रता और उन्हें मिलने अवसरों, देखो जो स्त्रीत्व होता है ना, महिलाओं की स्वतंत्रता को कम करता है, क्या करता है भाई, महिला को क्या करना क्या नहीं करना ये स्त्रीत्व बता देता है, कि महिलाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन बताता है, ये स्त्रीत्व बताता है। पुरुष को क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए, ये पुरुषत्व बताता है। तो कह सकते हैं जो स्त्रीत्व होता है या महिलाओं के जो अधिकार हैं, ठीक है, उन्हें जो मिलने वाला अवसर है, इसको क्या करता है, कम करता है, महिलाओं के अधिकारों का दमन करता है या उनका शोषण भी करता है, और समाज में महिला पुरुष में कह सकते हो कि जो अंतर है या जो भेदभाव है उसको बढ़ाता है। तो स्त्रीत्व बताता है कि महिलाओं में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको कैसी चीजें, ये किस चीज को बताता है, ये स्त्रीत्व को बताता है, और अगला पुरुषत्व को बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जरूर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पितृसत्ता क्या होती, क्या है अगला हमारा पितृसत्ता। देखेगा पितृसत्ता को पुरुष या पिता के शासन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पितृसत्ता यानी जहां पर पिता का शासन है या पुरुष का शासन, वही तो पितृसत्ता होती है। यानी मान लीजिए कि अभी आपका घर परिवार आपके पापा देख रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए भैया आपके जो भैया होंगे वो घर परिवार को संभालेंगे, उसके बाद आपके भैया का जो लड़का होगा वो देखेगा, या मान लीजिए अभी आपके दादाजी परिवार के मुखिया हैं, फिर आपके फादर हो गए, फिर आपका भाई हो जाएगा, तो क्या है, यही तो पितृसत्ता है। यानी जहां पर जो सत्ता है वह पुरुषों के अनुसार चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पितृसत्ता। क्या बोला यहाँ पर देखिएगा कि पितृसत्ता में पुरुष या पिता का शासन के रूप में कहते हैं। पितृसत्तात्मक संस्थाएं पुरुष के प्रभुत्व को मजबूत बनाती है और महिलाओं को उनके अधीन रखती। देखो पितृसत्ता में क्या होता, सारे फैसले जो होते कौन लेता, भाई पुरुष लेता है या पिता लेता है,
ठीक है, और महिलाएं उनके अंडर में लेकर के क्या करती, काम करती। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है। भारत कैसा समाज है? एक पितृसत्तात्मक समाज है। ये आपके घर में भी पितृसत्ता सबके घर में है, हमारे घर में, आपके घर में भी शायद होगी। ठीक है, साउथ में इतिहास में जरूर रहा कि वहां पर पितृसत्तात्मक नहीं बल्कि मातृ सत्तात्मक समाज रहे। तो ज्यादातर जो समाज है पूरी दुनिया में वो पितृसत्तात्मक ही समाज रहा है। तो पितृसत्ता का मतलब ये होता है कि जहां पर पिता के द्वारा शासन चलता है, या पुरुष जो होता है, घर का जो बड़ा पुरुष होगा या जो बड़ा बेटा या बड़ा लड़का होता है, वही सारे घर परिवार को संभालता है। पितृसत्तात्मक शासन ही इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पितृसत्तात्मक ही शासन बोला जाता है। प्रभावी शक्ति संबंध समाज में विभिन्न स्तरों पर संचालित होते हैं और सभी स्तरों पर महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध भेदभाव करते हैं। पितृसत्तात्मक समाज में क्या है, यानी सारी सत्ता सारी पावर पुरुषों के हाथ में है भैया। सारे फैसले सारे नियम जो डिसीजन लेना पुरुष करेगा। इन्हीं महिलाओं के साथ इसमें भेदभाव होता है। इन्हीं महिलाएं जो होती है पुरुषों के अंतर्गत करती हैं। पुरुष जो बताएगा महिला को वही करना है, अलग कुछ नहीं करना है। अगर पुरुष बोलेगा दिन तो महिला को बोलना भैया दिन है, पुरुष बोला का रात तो महिला को बोलना है रात है। यही सब पितृसत्तात्मक जो शासन होता। नहीं तो क्या होगा, जो पिता होगा जो पुरुष है ना, घर से बाहर निकाल देगा। ये सच्चाई में बता रहा हूं। अगर पितृसत्तात्मक समाज में क्या होगा, अगर महिला पुरुष के अधीन है तो सिंपल सी बात है, पुरुष जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। और पुरुष ने बोल दिया आपने नहीं किया तो आपके घर से बाहर निकाल देगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना, कि अगर भाई घर से बाहर निकाल देगा तो बेचारी रहेगी कहाँ। तो कहने का मतलब पितृसत्तात्मक समाज का मतलब यही होता है कि जहां पर पिता या पुरुष का शासन है, या जो बड़ा बेटा होता बड़ा लड़का होता है, या जो आपके उसी पितृसत्तात्मक, या भेदभाव महिलाओं के लिए ना सिर्फ अवसरों को कम करता है। यानी पितृसत्तात्मक समाज क्या करता है, महिलाओं के जो अवसर होते हैं उसको क्या करता है, कम करता है। वो तो कम कर देता है ना, सारे फैसले पुरुष ले रहा है, वही है ना। और महिलाओं को अभिकृत और कमजोर करता है। यानी पितृसत्तात्मक समाज क्या करता है, महिलाओं को कमजोर करता, उनके अधिकारों को कम करता है, क्योंकि वह सभी फैसले नहीं ले पाती हैं और पिता और पुरुष जो कहता वही करती रह जाती है। पति भी कहता, कह सकते हो। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को जन्म देता। पितृसत्तात्मक समाज में ही सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध क्या होती है, हिंसा होती है। भैया महिलाओं के साथ मारपीट ये सारा कहाँ हो रहा है, पितृसत्तात्मक समाज में हो रहा है। भाई किसी लड़की की शादी हो गई, उसका पति मार रहा है तो क्या है, ये पितृसत्तात्मक समाज में तो सारा मारपीट हो रहा है। तो यानी महिलाओं के खिलाफ जो ज्यादातर हिंसा पितृसत्तात्मक समाज में को जन्म देती है ना। इसके अतिरिक्त पितृसत्ता निजी क्षेत्र की सीमा भी निर्धारित करती है। देखो पितृसत्ता बताती है कि निजी क्षेत्र जो होता है इसको बताती है, इस बात पर जोर देती है कि निजी क्षेत्र महिलाओं के लिए। यहाँ पर निजी क्षेत्र का मतलब कंपनी की बात नहीं कर रहा, निजी क्षेत्र का मतलब घर परिवार जो हो गया, इसको कौन करेगा, भैया महिला करेगी। जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वहां पर पुरुष काम करेगा। सारे बाहर, घर के बाहर पुरुष जाएगा, कमाएगा धमाएगा काम करेगा, और महिला जो रहेंगी घर घर को संभालेंगी, चूल्हा चौका बर्तन करेंगी। ये कौन बताता, पितृसत्तात्मक समाज में ये होता कि जो लड़का है, जो पिता है या जो पुरुष है, वह घर के बाहर जाएगा, कमाएगा धमाएगा, कमा के लाएगा, और महिलाएं क्या करेंगी, घर को संभालेंगी, चूल्हा चौका बर्तन करेगी, खाना बनाएगी। ये किस चीज को बता रहा, ये महिला और पुरुष में क्या बता रहा, काम को बता रहा। पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा ही होता है। पितृसत्तात्मक मानक परिवार, समाज, राजनीति, सरकार, मीडिया, ठीक है, और धर्म जैसी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित रहते हैं। यानी जो पितृसत्तात्मक सत्ता होती है वो परिवार हो, समाज हो, राजनीति हो, सरकार हो, मीडिया हो, सभी को प्रभावित करती है। पितृसत्तात्मक समाज में संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता, पुत्र होता। अरे भैया पितृसत्तात्मक समाज जो होता वहां पर जो संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, जो पुत्र होगा, यानी लड़का होता, लड़की थोड़ी होती है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए अगर आपके अभी दादाजी घर के, उनके सारी संपत्ति उनके नाम है, फिर सारी संपत्ति आपके पिताजी के नाम हो जाएगी, फिर आपके भाई के नाम हो जाएगी, फिर आपके भाई के लड़के के नाम हो जाएगी। तो क्या है, पितृसत्तात्मक समाज में जो संपत्ति होती है, या जो पैसा कौड़ी, जो धन दौलत रुपया पैसा जो कुछ है, उसका उत्तराधिकारी कौन है, वो पुत्र होता है, यानी लड़का होता। पितृसत्तात्मक समाज जो होता है उसमें पुरुष वाला जो क्रम होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या चलता, पूरी सत्ता उसी के पास रहती है। इसे पितृवंशीय उत्तराधिकारी कहा जाता है। पितृवंशीय का मतलब होता कि यानी बेटे, यानी जो पिता है उसका जो पूरा सत्ता है उसको उसके बेटे में। तो कहने का मतलब वही होता है, यही पितृसत्तात्मक क्या होता है, हमारा समाज होता है पितृसत्ता। पितृसत्तात्मक परंपरा में पिता पितृ केंद्रित व्यवस्था में विवाह के बाद महिलाओं को अपने पति के घर और वहीं बसने की उम्मीद की जाती है। देखो पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है कि महिला की अगर शादी हो गई तो अपने पति के यहाँ ही जा करके रहेगी। ठीक है, क्या होगी, पितृसत्तात्मक समाज में क्या होता है कि महिला की अगर शादी हो गई है तो अपने पति के यहाँ वही रहती है। इस बात को, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पितृसत्ता।
पितृसत्ता का मतलब होता है कि जहां पर पूरी सत्ता पूरी पावर पिता के हाथ में है, पुरुष के हाथ में है, ठीक है। उसको पितृसत्तात्मक हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। और भारत भी क्या है, एक पितृसत्तात्मक समाज है। अगला देखिए 1.9 में प्रारूपों को रुदृढ़ करना, यानी स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए जो हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग गुणों का प्रयोग करते हैं, वही होता है स्टीरियोटाइपिंग। जैसे मैंने बोला कि महिलाओं को घर में खाना बनाना चाहिए, चूल्हा चौका बर्तन करना चाहिए, या उनको पालन पोषण करना चाहिए, उनको बच्चे पैदा करना चाहिए, सारी चीज क्या बता रही हैं, ये प्रारूप यानी स्टीरियोटाइपिंग है। पुरुष को मैं बता रहा हूँ कमाने धमाने वाला होगा, वो घर परिवार को चलाएगा, ये क्या है, सारा स्टीरियोटाइपिंग ही इसको बोलते हैं। देखिएगा, स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक गुणों और विशेषताओं पर बार बार जोर देना ही जेंडर प्रारूपों को रुदृढ़ करने यानी स्टीरियोटाइपिंग होती है। जेंडर स्टीरियोटाइप ऐसे विश्वास जो बनाते हैं कि महिला और पुरुष में, देखो स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि पुरुष को क्या करना चाहिए, महिला को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या नहीं करना चाहिए और महिला को क्या नहीं करना चाहिए। अरे भाई, महिला को क्या नहीं करना चाहिए कौन बता रहा है, स्टीरियोटाइपिंग ही बताता है। और पुरुष को क्या करना चाहिए, स्टीरियोटाइपिंग बताता है। महिला को क्या करना चाहिए, ये तो बता रहा है ना, जेंडर ही बता रहा है, स्टीरियोटाइपिंग बताता ना। महिलाओं को घर का पालन पोषण करना चाहिए, चूल्हा चौका बर्तन करना चाहिए, घर के लोगों का देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, या घर के खाना बनाना चाहिए। ये कौन बता रहा है, ये स्टीरियोटाइपिंग ही बताता है। यानी पुरुष के काम, पुरुष को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या महिला को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताता है, स्टीरियोटाइपिंग ही बताता है, ठीक है। वो क्या करें क्या ना करें, यानी महिला क्या करे क्या ना करे, पुरुष क्या करे क्या ना करे, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। यानी हमारा समाज जो है महिलाओं को बताता ये करना चाहिए, पुरुष को बताता ये करना चाहिए, महिला को ये नहीं करना चाहिए, पुरुष को ये नहीं करना चाहिए, क्या हो गया, यही स्टीरियोटाइपिंग है। हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स के कुछ उदाहरण देखते हैं। स्टीरियोटाइपिंग के एग्जाम्पल देखो, महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वह देखभाल करेंगी, मैंने बताया ना, महिलाओं के बताते नहीं, महिलाओं को देखभाल करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, महिलाएं को दयालु होना चाहिए, हार्दिक हो, बच्चों में उनकी रुचि हो। अधिकांश समाजों में उक्त वर्णन महिलाओं के गुणों को समझाए जाते हैं। स्टीरियोटाइपिंग क्या बता रहा, जैसे हम महिलाओं से कहते हैं कि महिला देखभाल करने वाली हो, पालन पोषण करने वाली हो, महिला दयालु हो, महिला क्या करे, ये सारे गुण क्या बताते हैं, महिलाओं में होना चाहिए, यही स्टीरियोटाइपिंग है। उसी प्रकार से हम क्या बोलते हैं, जो पुरुष है, पुरुष को बुद्धिमान होना चाहिए, क्या बोलते हैं, पुरुष को बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की चीजें क्या बताएं, यही स्टीरियोटाइपिंग, यानी पुरुष और महिला को क्या, महिलाओं में क्या क्या गुण होने चाहिए, यही स्टीरियोटाइपिंग है। देखिएगा, दक्षिण एशियाई समाजों में महिलाओं को परिचय योग्य होना चाहिए, उन्हें उचित प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए, रोजाना घरेलू कामों में निपुण। देखो, हम लोग कहते हैं ना कि महिला जो, उनको अच्छे से कपड़ा पहनना चाहिए, उनको परिचय योग्य होना चाहिए, महिलाओं को घर के काम करना चाहिए, घर के यानी खाना बनाना लड़की को आना चाहिए। ये चीजें क्या बताती हैं, ये चीजें स्टीरियोटाइपिंग को बताती, यानी लड़का लड़की को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही स्टीरियोटाइपिंग है। लड़के को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही स्टीरियोटाइपिंग है। यानी कह सकते हैं महिलाएं क्या करें क्या ना करें, यानी उनका महिलाओं के वर्क को बताता है और कौन से वर्क को नहीं करना चाहिए, यही स्टीरियोटाइपिंग है। समझ गए। पेशे के संदर्भ में एशियाई समाजों में लड़कियों को पारंपरिक पेशे अपनाने को प्रोत्साहित किया जाता है। जो पारंपरिक पेशा है, जो महिलाओं के लिए काम हमने बना रखे, वही काम करना चाहिए। इन पारंपरिक पेशे में मुख्य रूप से शिक्षण और चिकित्सा कार्य, जो पुनर्उत्पादक भूमिका यानी देखभाल पालन पोषण। हम महिलाओं से हमेशा यह अपेक्षा करते हैं कि महिलाएं क्या करेंगे, पालन पोषण करेंगी, प्रजनन करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, घर वालों की देखभाल करेंगी। ये क्या है, यानी महिलाओं को क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए, यही स्टीरियोटाइपिंग है। क्या बोलते हैं, यही स्टीरियोटाइपिंग है। यानी महिलाओं को क्या करें क्या ना करें, यही स्टीरियोटाइपिंग है। और इसके लिए आप अलग अलग उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं जब आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के आने की जो उम्मीद है वो बहुत ज्यादा रहती है, इसके लिए इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिएगा, अधिकांश जो कमर्शियल सिनेमा होता, तुम सबने फिल्मों में देखा होगा ना, टेलीविजन में देखा होगा कि पुरुषों के पुरुषत्व के गुण के आधार पर बताते हैं। लोकप्रिय सिनेमा टेलीविजन में महिलाओं को अधिकांशता निर्भर दिखाए। तुम सबने टीवी उवी में खूब देखा होगा कि महिलाएं ज्यादातर अपने पतियों पर तुम जितना टीवी सीरियल आता है,
जितना भी टीवी सीरियल आजकल आता है उसमें एक बात आपने देखा होगा कि महिलाएं हमेशा पति का कहना मान रही हैं। महिला को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप टीवी सीरियल में, धारावाहिकों में, सिनेमा में, टेलीविजन में महिलाएं आज क्या है, पुरुषों पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, या कह सकते हैं महिला को क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये हम टीवी में, सिनेमा में सार जगह देख रहे हैं। यही स्टीरियोटाइपिंग है, क्या है कि महिला को क्या करे, महिला क्या ना करे, महिला मांग में सिंदूर लगाए, महिला पति का कहना माने, महिला महिला प्रतिवर्ता हो, महिला बच्चों का पालन पोषण करे, महिला घर वालों की देखभाल करे, महिला घर का खाना बनाए, चूल्हा चौका बर्तन करे, पति जो कहता है उसका कहना माने, किसी से जबान न लड़ाए, मृदभाषी हो, जो कहे सो खा ले, यानी बिल्कुल बिल्कुल गऊ हो, कहने का मतलब होता है ना, गऊ वो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जो पुरुष कह रहा है उन सभी बातों को मान ले। यही स्टीरियोटाइपिंग है, यानी महिला को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही जो चीज डिफरेंस बताती है, यही क्या होती है, स्टीरियोटाइपिंग होता है। और ये आपको हर जगह पर देखने को मिलता ही होगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको ज्यादा खास तौर से बता रहा हूँ, आता बहुत है। अगला देखिए, जेंडर आधारित हिंसा क्या होती है, लिंग के आधार पर अगर हिंसा हो रही है, भैया लड़के या लड़की को लिंग के आधार पर अगर हिंसा होती है, इसको बोलते हैं जेंडर आधारित हिंसा। देखिएगा, जेंडर आधारित हिंसा किसी व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव हो, हिंसा का मतलब होता है उसके साथ मारपीट या उसको परेशान किया जा रहा है। हिंसा के कई प्रकार हैं, हिंसा कई प्रकार से होती है, फिजिकली भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है, ठीक है, कई प्रकार से। कह रहे हैं कि जेंडर आधारित हिंसा जब किसी के अगर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है या हिंसा होती है, और हिंसा या भेदभाव अगर उसके लिंग को देखकर किया जाता है, उसके प्रजाति को, उसके वर्ग को, उसके धर्म को, यानी उसके लैंगिकता को देखकर अगर हिंसा की जाती है, ये क्या है, जेंडर आधारित हिंसा। जेंडर आधारित हिंसा हम खास तौर से महिलाओं के बारे में बात करते हैं, यानी महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है जेंडर आधारित हिंसा, घरेलू हिंसा जेंडर आधारित हिंसा। तो अभी तुम सबने देखा कि पुरुष घर में मारा जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, शादी के बाद कहाँ मारा जा रहा है, महिलाएं कहाँ मार रही है ना, नहीं है ना, कहने का मतलब यानी क्या है, जेंडर आधारित, यानी जेंडर के आधार, यानी जेंडर आधारित हिंसा जो शब्द है वो महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, जेंडर आधारित हिंसा। दिखेगा, देखा 1970 में अगर बात करोगे, जो विमेन आंदोलन था, जो महिला आंदोलन था, उसमें जेंडर आधारित हिंसा की संकल्पना उभरा, और यह नारीवाद आंदोलन जो उसमें दूसरी लहर में आता। जेंडर आधारित हिंसा का मतलब होता है कि महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही, जेंडर के आधार पे यानी लिंग के आधार पे कह सकते हो कि महिलाओं को लिंग के आधार पर जो उनके साथ मारपीट हो रही है, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जो उनके साथ वर्बली हो या फिजिकल हो, किसी भी प्रकार की अगर हिंसा हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर आधारित हिंसा। जेंडर आधारित हिंसा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने में महिला और नारीवादियों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक मददगार है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ कोशिश करता है कि महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही जेंडर के आधार पर वो ना हो। हमारे देश में तुम सबने सुना होगा ना कि घरेलू हिंसा का कानून बन चुका है, महिलाओं के लिए इतने कानून बन चुके हैं ताकि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव ना हो, और महिलाओं के साथ जेंडर के आधार पर यानी लिंग के आधार पर महिला किसी के साथ इसलिए ना भेदभाव हो, इसलिए ना हिंसा की वो महिला है, ठीक है, यही। और किसी के साथ अगर महिला होने के साथ अगर हिंसा हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर आधारित हिंसा, ठीक है। देखिएगा, 4 अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलनों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में हिंसा की पहचान तथा निजी नीति संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया गया। तो यह कहता है कि आज 4 अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन हो चुके हैं, उनमें हम क्या करते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो निजी क्षेत्र हैं, उसमें जेंडर के आधार पर हिंसा ना हो, भेदभाव ना हो, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, ठीक है, इस बात को करते हैं। अगला है यौन उत्पीड़न क्या होता है। यौन उत्पीड़न का क्या होता है, मतलब होता है, देखो यौन उत्पीड़न, देखो यह कार्यस्थल पर जेंडर आधारित लैंगिक हिंसा होती है। देखो जो यौन उत्पीड़न होता है ये भी जेंडर आधारित हिंसा का ही पार्ट है। अगर फिजिकली हिंसा हो गई किसी महिला के साथ, इसको यौन उत्पीड़न में गिना जाएगा। क्या बोल रहा हूं, अगर किसी महिला के साथ फिजिकली यानी शारीरिक रूप से बोल रहा हूं, शारीरिक रूप से अगर जो हिंसा होती है, जैसे बलात्कार हो गया, रेप जैसी घटनाएं जो हो जाती है, ये सारा यौन उत्पीड़न। बल्कि यौन उत्पीड़न में और भी चीजें आ जाती हैं, हरासमेंट में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे गलत इशारे करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, शरीर को टच करना, या ये सारी जो चीजें हैं ये सारा यौन उत्पीड़न में आता है। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने फिजिकली वो उसको मानेंगे, बल्कि यौन उत्पीड़न में ये सारी चीजें आती हैं। और खास तौर से जो यौन उत्पीड़न होता है यह कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस पर होता है, कोई नौकरी चाकरी कर रहा है वहां पर ज्यादा यौन उत्पीड़न,
देखने को हमें मिलता है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, हर जगह कहीं पर भी यौन उत्पीड़न हो सकता है। जैसे अधिकारी फधिकारी लोग को कई बार कर देता है ना, ये अखबार में तुम सबने बहुत सारा पढ़ा होगा ना भाई, जैसे लालच देकर के प्रमोशन दे देंगे या नौकरी के नाम पर या कहीं के नाम पर यौन उत्पीड़न होता रहता है महिलाओं के साथ, वही होता है यौन उत्पीड़न, ठीक है। और यौन उत्पीड़न ये नहीं कि उसमें बाकायदा फिजिकली होगा, बल्कि मैंने आपको गिना दिया ना कि भाई शरीर को टच किया है, गाली गलौज किया है, या ये सारी चीजें आती हैं। अनुवांछनीय लैंगिक हरकतें, लैंगिक हरकतों में जैसे गलत इशारे करना, ये सारी चीजें, दूसरों को धमकाना धमकाना धमकी देना, कार्यस्थल पर प्रतिकूल वातावरण पैदा करना भी यौन उत्पीड़न है। यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अगर सेफ जोन नहीं है तो ये भी यौन उत्पीड़न है। इसमें लैंगिकता के रंग रंग में इशारे करना, यानी अगर कोई महिलाओं को आप इशारे कर रहे हैं, गलत गलत इशारे कर रहे हैं, स्पर्श करना यानी टच करना, चिढ़ाना यानी चिढ़ा रहे हैं किसी, लैंगिक इच्छाएं करना, लैंगिक इच्छा की मांग करना, लैंगिक इच्छा की मांग करना है, यानी उसको आप बोल रहे हैं कि मेरे साथ संबंध बना लीजिए, इसको बोलते हैं लैंगिक इच्छा। रिलेशन बनाना, फिजिकल रिलेशन बनाने की मांग करना, अश्लील चीजें दिखाना, यानी आप उसको कोई न्यूडिटी दिखा रहे हैं, अश्लील चीजें दिखा रहे हैं या अश्लील हरकत कर रहे हैं, ठीक है। यौन इच्छा, यौन प्रकृति में कोई अवांछनीय शारीरिक, यानी आप उसको किसी प्रकार से फिजिकली टच कर रहे हैं। मौखिक या मौखिक आचरण करना, यानी बोल करके या बिना बोले भी अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सारा क्या हो जाएगा, यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में आता है। गलत तरीके से टच करना, ये सारा उसमें आएगा। यौन उत्पीड़न पीड़ित लोगों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। भैया अगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न होता है, जो भी पीड़ित होगा, जिसके साथ भी हैरेसमेंट हुआ है, उसको बहुत प्रभावित करता है। यानी यौन उत्पीड़न में जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर देखो इशारे करना, ठीक है, स्पर्श करना यानी टच करना, चिढ़ाना, इच्छाओं की मांग करना यानी रिलेशन बनाने की बोलना कि कर दो ऐसा कर दो ऐसा कर देंगे, ठीक है। अश्लील चीजें दिखाना, न्यूडिटी, ठीक है, उसकी बात करते हैं। यौन प्रकृति का कोई अवांछनीय शारीरिक, यानी आप किसी प्रकार से आप उसको बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, टच करना। मौखिक या मौखिक, यानी शब्दों से आप उसको कुछ, यानी आप अब्यूज कर रहे हैं या कोई गलत इशारे कर रहे हैं, कोई गलत चीज बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं। ये सारा क्या जाता है, ये सारा आपका यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में ही आता है। डायरेक्ट नहीं, यौन उत्पीड़न तो भाई आपने कर लिया, ये सब चीजें इसके यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में ही आती हैं। सिंगापुर में 500 उत्तरदाताओं के मध्य एक अध्ययन में किया गया, पाया गया कि आधे से अधिक लोगों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को दंश झेला। करें कि सिंगापुर में ना बहुत सारे लोगों के साथ जो कार्यस्थल है, क्योंकि विदेश सिंगापुर में तो भाई जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा नौकरी करती हैं। भारत में तो अब करने लगी, आज के 50 साल पहले इतना तो नहीं करती थी ना। तो सिंगापुर में तो महिलाएं जो होती थी बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, वहां पर महिलाओं को ज्यादा आजादी है, तो इतनी आजादी, इतना काम करती हैं, और महिलाओं के साथ वहां पर है, कह सकते हो यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं ज्यादा हो रही हैं। अभी तुम सबने वहां पर देखा होगा ना, महिला पहलवान जो कर रही थी, धरना दे रही थी दिल्ली में, क्या है, यौन उत्पीड़न का ही तो मामला है ना। वो यौन उत्पीड़न के टच करना, इशारे करना, यही सारी चीजें, उसमें तो अश्लील हरकतें करना, यही सारा तो है, ये भी यौन उत्पीड़न में आता। कार्यस्थल क्या गया भाई, कुश्ती खेलती थी या वहां पर उनके ग्राउंड पर या कहीं पर भी हो रहा हो, सारा यौन उत्पीड़न पे ही काउंट किया जाता है, ठीक है। महिला पहलवान जो धरना दे रही थी, ये सारा यौन उत्पीड़न का ही एग्जाम्पल है। यौन उत्पीड़न यही होता है कि अगर आपके साथ ज्यादातर जो यौन उत्पीड़न की घटनाएं हैं वो वर्क प्लेस पर होती हैं। जैसे आप मीडिया में काम करें, आप किसी कंपनी में काम करें, आप सरकारी किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप किसी एनजीओ के काम करें, वहां पर अगर आपके साथ अगर आप हरेसमेंट होता है, वह सारा यौन उत्पीड़न की काउंट में ही काउंट किया जाता है। सेक्सुअल हरेसमेंट हम जिसको बोलते हैं, ये इसमें आएगा। और इसमें सारी चीजें, इशारे करना, टच करना, चिढ़ाना, अश्लील हरकतें करना, मुख कुछ बोलना, ठीक है, या संबंध बनाने के लिए कहना है, यानी रिलेशन बना लो, इस प्रकार के दबाव डालना या प्रेशर बनाना, ऐसा करो नहीं तो हम तुमको डिसमिस कर देंगे, ये सारी चीजें जो है यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में आती हैं। डराना धमकाना सारा यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में ही आता है। तो आपका ये जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लगभग मैंने आपको सारा बता दिया, यहाँ पर सारांश आ गया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे से आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी तो जितना था मैंने बता दिया। इसी तरीके से इसमें 15 के 15 चैप्टर हैं, मैं सारे आपको करवा दूंगा, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा।